स्टार्ट हो गया। बोलो आज बताना कौन चीज है? यौगिक के प्रकार। देखना कहाँ तक दिखाई देता है, ये दिखाई देता है यौगिक के प्रकार। अगर इंग्लिश में बोले तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। लिख लो, देखना क्या लिखना है तो। यौगिक के प्रकार, हेडिंग डालिए यौगिक के प्रकार। यौगिक के प्रकार, यौगिक कितने तरह के हैं? यौगिक कितने तरह के हैं? यौगिक कई तरह के हैं? अब यौगिक कितने तरह के हैं? लिखें यौगिक के प्रकार। उससे पहले एक बार कल वाला जरा रिवीजन कर लेते हैं। कल बताएं कौन सी थे हम? तत्व था, यौगिक था, अणु है और परमाणु है। परमाणु क्या है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ के सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ के सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ के सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। अब पदार्थ के सबसे छोटा कण अणु भी कहलाता है, लेकिन दोनों में कंडीशंस है। पदार्थ के सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे समझाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? O2 या O, तो बोलेंगे O भाग लेता है। सिर्फ ऑक्सीजन, ना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम बोलते हैं O खाली तो ये परमाणु हो गया, और बोलते हैं O2 तो ये वाला अणु क्या होता है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अणु क्या है? जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक प्रकार के नहीं बोल रहे हैं। अगर दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनता है तब वो क्या हो जाएगा? यौगिक। हालांकि यौगिक के डेफिनेशन है 5वां 6वां में समझावल कि दो या दो से अधिक परमाणु जब किसी निश्चित, अरे वो सब तो देख लेंगे, निश्चित अनुपात में मिलता है। एक वो अनुपात होता है, फिक्स होता है। यौगिक की अगर सही डेफिनेशन देखोगे तो सही डेफिनेशन जो कि बचपन से रट्टा मारते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब यौगिक बनता है। कल से 7 बजे आएगा धोनी, ठीक है? चलते चलते बार बार इतने रहता है। 7 बजे दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो बनता है उसे नहीं, दो या दो से अधिक परमाणु अगर खाली बोलिएगा ना, अगर खाली बोलिएगा दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो बनता है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात और नहीं, अगर अनुपात बोलना सीधा सीधी बोलो ना कि दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं, दो या दो से अधिक तरह के परमाणु, दो या दो से अधिक अनुपात के कहानी खत्म हो गया, कोई झंझटे नहीं। क्योंकि अगर ऐसे बोलते तरह नहीं बोलना चाहते तो बोले पड़ेगा दो या दो से अधिक परमाणु जब निश्चित अनुपात में। जैसे पानी पढ़ाएंगे, पानी तो पानी में H2O हम जानते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन कै गो? 2 गो, और ऑक्सीजन कै गो? अगर हाइड्रोजन 4 गो होगा तो ऑक्सीजन कै गो होगा? 2 गो। जैसे हाइड्रोजन 2 है तब ऑक्सीजन कै है? 1। अगर हाइड्रोजन 2 के बजाय 4 बना देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन को 20 गो कर देंगे तो ऑक्सीजन कै गो हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के क्या है? दुगना है, ऑक्सीजन से दुगना है, दुगना होना चाहिए। तो ये जो बना है क्या है? यौगिक। अरे यौगिक के सीधा सीधी डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं के। तो एक बार तो नहीं है बोलो कि अणु क्या होता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है।
या तो ये भी कहो कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक तरह के परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो बनता है उसे तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो बनता है वो तत्व कहते हैं। अरे जैसे समझो ने झाड़ू है, और झाड़ू के एगो टुंगना जिसको तिनका बोलते हैं, तो अकेले है तो बोलेंगे कि एटम है, और ढेरे मनी एक साथ जोड़ देते हैं तो झाड़ू बन जाता है। तो झाड़ू क्या है? तत्व है। अकेले है तो परमाणु है, ढेर मनी परमाणु अगर जुड़ गया ना तो तत्व हो जाएगा। अब एगो बुद्धू बोलता है परमाणु बम बन जाएगा कमेंट में, अरे परमाणु बम नहीं, ढेर मनी, ठीक है, ढेर सारा जब तत्व मिलता है ना तो ढेर सारा जब तत्व बोल रहे, ढेर सारा जब परमाणु मिलता है ना तो क्या बनता है? तत्व। परमाणु बम अगर बनाना है ना तो 12th के लिए इंतजार करो, 12th में बताएंगे कैसे बनता है। अब एक्सपेरिमेंट करके नहीं, लेकिन थियोरेटिकली होता है कि बनता कैसे है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जो भी हो उस आधार पे, फिलहाल उस पर नहीं जाना है। तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु, ये सब बता दिए। आज है यौगिक के प्रकार। यौगिक कितने तरह के? यौगिक कई तरह के, तो पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे करके यौगिक कितने तरह के हैं। पहला नंबर में यौगिक है आयनिक यौगिक। पहला है आयनिक यौगिक, पहले नंबर में है आयनिक यौगिक। यौगिक कई तरह के हैं? 4 तरह के। यौगिक 3 तरह के कि 4 तरह के? 3 तरह के। यौगिक 3 तरह के। कौन कौन है भाई? आयनिक। आयनिक देखो, अगर गलतियों लिखा है ना तो तेरी संभल के सुन के लिख लेना। आयनिक यौगिक, आयनिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और दूसरा नंबर में होता है सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। और तीसरा होता है उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो यौगिक कई तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन? आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिक। यौगिक कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन? आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिक। यौगिक 3 तरह के हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिक। इंग्लिश में अगर बोले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, तो 3 तरह के, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इंग्लिश में आयनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। पहले वाला को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, दूसरे वाले को बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड और तीसरे वाले को बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं आयनिक यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं, याद हो जाएगा। यौगिक कई तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन यौगिक है? आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और, अच्छा हट जाते हैं ना, लिखे में नहीं बनता होगा। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। सहसंयोजक यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। देखो स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाला तो नहीं बोतरो है, यूट्यूब पे भी ज़्यादा हिंदी मीडियम वाला देखता है। अब कोई CBSE वाला देखेगा तो इंतजार करो, इसका टाइम आएगा कि जब हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, 1 महीना बाद इंग्लिश में भी लिखेंगे। आयनिक कंपाउंड अभी नहीं लिख रहे क्योंकि अभी एग्जाम है 10th वाला के, और सब लिखेगा हिंदी में, तो अभी हिंदी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आयनिक कंपाउंड, ये वाला कोवैलेंट कंपाउंड और ये वाला कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आयनिक यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। और सहसंयोजक यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। और उप सहसंयोजक यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब बताओ बाबू वहाँ से अंतिम में कि कंपाउंड कितने तरह के हैं, इंग्लिश में ही बोलो जरा। हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कंपाउंड कई तरह के? 3 तरह। अगर इंग्लिश में ही बोले तो आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और बैठ जाओ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हिंदी में आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक। अरे दिमाग में इतना फिट होना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे कि यौगिक कितने तरह के हैं तो यौगिक याद ही नहीं है, बड़ा घरे भुला गया, घरे से लाते पकड़ के, घरे जाएंगे तब नहीं याद करेंगे। कई गो ऐसा बुतरू मिलता है, पढ़ नहीं रहे, हाँ क्या पढ़? यौगिक। पता तो यौगिक किसे कहते हैं?
घरे छूट गया, हमरा तो यादे नहीं, ए लोलते ही घरे कैसे छूट गया रे, याद किया था साइंस से, अगर तुमको समझ में आया तो मुझे याद हो जाना चाहिए। जैसे ये सब चीज़ आयनिक यौगिक नहीं समझा, सहसंयोजक यौगिक नहीं समझा, उप सहसंयोजक यौगिक नहीं समझा, क्या पढ़ाते ही मास्टर है हैं? अरे समझाएंगे, इसका टाइम आएगा तब ने, पहले पता तो रहेगा तबे ना कि यौगिक कई तरह के, 3 तरह के। सूर्यम बुद्ध ये तो समझेबे नहीं, कैसा मास्टर है, समझाएंगे यार। आयनिक यौगिक के बारे में बोलेंगे ना तो एक धज्जी उड़ा देंगे, सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे ना तो चीर फाड़ देंगे ना पूरा धर के, कई तरह के तो सब बताएं। लेकिन फिलहाल याद तो हो कि यौगिक कई तरह के, 3 तरह के। कौन कौन से यौगिक है? आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक। पहले पता तो हो कि हमको जाना कहाँ है, फिर रास्ता भी देख लेंगे। अब आयनिक यौगिक समझ गए, अब आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ते कि आयनिक यौगिक होता क्या है। तो लिखते हैं आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। जो भी पढ़ना है ना वो साइंस में समझना है कि नहीं भाई, अगर समझना है तो यही समझेंगे, और याद भी करना है तेजे याद कर लेंगे हम, घरे जाके रट्टा मारेंगे ये क्या होता है। और अगर कोई पूछ दिया तो ये जवाब नहीं देना कि भूल गए, ये कौन मतलब हो गया। यौगिक किसे कहते हैं, बीच में अगर कोई पूछ दे यौगिक किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणुओं के मिलने से जो बनता है। और कोई कहेगा ये गलत है, तो कैसे गलत है? आप कोई भी यौगिक उठाइए, हम दिखा देंगे। दुनिया के कोई भी यौगिक उठाइए, उसमें ये डेफिनेशन सुटेबल है। वो जब भी बनल होगा तो 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु ऐसे ही नहीं मिलता। कोई कहेगा ना कि 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु मिला के मिक्सर नहीं बना देंगे, तो कि 7 जन्म में नहीं बना पाएगा, परमाणु मिश्रण बना देगा। परमाणु अगर मिलता है ना तो हर हालत तो क्या बनाता है, यौगिक के। वो एकदम 100% है कि क्या बनाएगा, अरे यौगिक नहीं तो अणु बनाएगा। और अणु के लिए डेफिनेशन फिक्स है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु। इसमें बोलते हैं यौगिक में क्या कि 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु। और ऐसे किताबी भाषा जो सालों से चलते आ रहा है, 50 साल से, कि 2 या 2 से अधिक तरह के नहीं, 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित। चलो भाई डेफिनेशन हम गलत नहीं करें, ये भी सही है, लेकिन समय के साथ बदलना जरूरी है। पहले तो नहीं कॉपी पेन पे घरे में बैठ के पढ़ता था कोचिंग में, आज यूट्यूब पे बैठ के पढ़ रहा है, तो डेफिनेशन भी बदले पड़ेगा। हाँ, ऐप पे पढ़े लगा। यौगिक 3 तरह के, पहला कौन से यौगिक है, आयनिक। पहला कौन से यौगिक है, आयनिक। अब मान लो आयनिक यौगिक अगर लिखा भी देंगे, अगर आयनिक यौगिक हम लिखा भी देते हैं, हम तुमको कहते हैं कि आयनिक यौगिक के बारे में पूरा बता देंगे। अरे तो आयनिक यौगिक बाद में समझना है, पहले तो जानना पड़ेगा तुमको कि आयन क्या है, क्योंकि आयन से ही बना है क्या, आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक डायरेक्ट लिखा दे ठीक है, लेकिन समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक तुमको हम आयन नहीं बताएंगे। आयन बताएंगे तबे समझ में आएगा कि आयनिक यौगिक क्या है। अब आयन क्या होता है पहले ही बताना पड़ेगा, पहले ही समझाना पड़ेगा कि आयन क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आयनिक यौगिक देख के डैश दे दियो तो पहले डेफिनेशन लिख लो। लिखो वैसा यौगिक, फिर समझा देंगे दोबारा। पहले लिख लीजिए कि आयनिक यौगिक है क्या। वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बना है, सबसे सीधा साधा परिभाषा, वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बना है। आयन से मिलकर कह सकते हैं 2 आयनों से मिलकर बना है। वैसा यौगिक जो 2 आयनों के मिलने से बनता है या 2 आयन के मिलने से बनता है, 2 आयन के मिलने से बनता है। ठीक है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, वैसा यौगिक जो 2 आयन के मिलने से बनता है। वैसा यौगिक जो 2 आयन्स के मिलने से बनता है। कभी कभी तो देखेंगे 2 क्या 2 से ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, अभी 2 आयन से हम देखेंगे। वैसा यौगिक जो आयनों के मिलने से बनता है, 2-3 के झमेले खत्म। वैसा यौगिक जो आयनों के मिलने से बनता है, वैसा यौगिक जो आयनों के मिलने से बनता है। आयनिक यौगिक, अरे आयनिक यौगिक माने सीधा सीधी वैसा यौगिक जो कि आयन के मिलने से बनता है। हम समझ रहे होंगे, हम समझते हैं आपके जज्बातों को कि मन में चल रहा होगा ये आयन क्या है, आयन क्या है। अरे आयन आ रहा है, अभी रास्ता में आता है। वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं। अब 1-2 बार तो रिपीट कर लो, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर समझ भी लेंगे कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बनता है, वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बनता है, वैसा यौगिक जो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक में, पैराग्राफ चेंज करके, आयनिक यौगिक में
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। लिखो लिखो, सुनना तो घरे में भी है। देखो ये सब क्लासवा ऐसे यूट्यूब पे पढ़ल रहेगा, घरे में जाकर सुनते रहना। चालू करके का जो रख दो, चुपचाप सुनते रहो, देखे के भी जरूरत नहीं है। तो सुनने से याद हो जाएगा सर, अरे याद नहीं हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। जैसे तुमको सुनाई पड़ रहा है ना, कहूँ भी मोबाइल रख दो। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तरह के परमाणु जब मिलता है तो उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक कई तरह के होता है, 3 तरह के। आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है। सुनाई देना चाहिए, फिर बाद में समझेबो करेंगे क्या होता है। वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है। और आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का, अभी तक खाली लिखे, समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में, क्योंकि पहले तो यही नहीं मालूम है कि आयन क्या होता है। तो देखो, कोई भी परमाणु उठा लो, किसी भी परमाणु को पकड़ लो। मान लो सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम है, सपोज दैट सोडियम है, सोडियम। और अब हम कहें कि सोडियम के एटॉमिक नंबर बताओ। सोडियम के एटॉमिक नंबर, तो कई गो वैसन होगा जिसको सोडियम के एटॉमिक नंबर नहीं मालूम होगा। अब चलो जो यूट्यूब पे देख रहा है, जिसको नहीं मालूम है तो उन्हें बोल दो। सोडियम के परमाणु संख्या 1 है रे दादा। सोडियम के परमाणु संख्या 1, तो उसका वैलेंसी है, 1 तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या अगर पूछ रहे हैं कि सोडियम में टोटल कई गो इलेक्ट्रॉन है, टोटल कई गो प्रोटॉन है, तो तुमको अगर नहीं याद है तो इसका टाइम आएगा, टेंशन नहीं लो, इसका भी टाइम आएगा, हम बताएंगे। आज कौन दिन हो गया? रविवार को हम बता देंगे कि कैसे इसका परमाणु संख्या निकालते हैं। फिलहाल कैसे निकालते हो बात की बात है, अभी हम बता देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ढेर आगे निकल गए ना। सोडियम कहाँ आया था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम कैमा नंबर पे आया? इसका मतलब है कि सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम के एटॉमिक नंबर, यानी कि सोडियम में 11 गो प्रोटॉन है और 11 गो इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 11 गो प्रोटॉन है, 11 गो। और किसी को ही नहीं समझ में आ रहा तो हटाओ, उतना झंझट के लेता है, हटाओ ये सब कहानियाँ में हटाओ। कह सोडियम के एटॉमिक नंबर मालूम ही नहीं, तो अब कैसे पढ़ेगा? वो तो रोते रहेगा। अरे इतना तो मालूम है ना कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो मालूम है। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक गो ना। अरे एक किसके बाह्यतम कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन? हमारे लिए ना करो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। गजबे टेप सटल रे, बोलो किसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यानी हमारे लिए ना करो, तो हमको सिर्फ ही जानना है ना कि सोडियम के भीतर कै गो इलेक्ट्रॉन। वो भूल जाइए, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन है? 1। कम से कम इतना तो समझ में आता है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बोलो कि अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कैसे पता चलेगा? फिर कल बाहर आई, ये कौन से ग्रुप में है? 17वां मतलब बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन? 7 गो। फिर माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अरे यूट्यूब पे पढ़ल है और कहे थे कि देख लेना। फिर कल बाहर आई अंटी तत्वों का वर्गीकरण, तो कर हम थंबनेल भी बनाए हैं, शायद हम ही बनाए हैं, तो उसको देख लेना। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 7 को। कैसे पता चलेगा? अरे 17वां ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? 17वां ग्रुप में। तो ऐसे समझो, और ऐसे तो इसका जब टाइम आएगा तो बताएंगे। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन है? 1 गो। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 7 गो। और ऐसे अगर किसी को याद है तो बता देना कि सोडियम में टोटल कै गो प्रोटॉन होता है? 11 गो। टोटल कै गो इलेक्ट्रॉन होता है? 11 गो। क्लोरीन में टोटल कै गो प्रोटॉन होता है? 7। गिनो तो।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन 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 कैवा नंबर पे आया? 17 नंबर पे। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे पढ़ गए, तो हम कल ही बता देंगे। हम कल इस क्लास को रोकेंगे और कल ही सिखाएंगे कि एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर कैसे निकालें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, कल हम बता देंगे। फिलहाल प्रोटॉन कई गो है इसमें? 17। इलेक्ट्रॉन भी कई गो है इसमें? 17। अब बताइए कि सोडियम में टोटल कई गो इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में कई गो इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में कई गो इलेक्ट्रॉन है? अब जय गो इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन होता है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कई गो, प्रोटॉन भी कई गो, क्लोरीन में टोटल कई गो इलेक्ट्रॉन और टोटल कई गो प्रोटॉन। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कह रहे हैं ना कि इसका टाइम आएगा तो हम बता देंगे, इसका टाइम आएगा तो बता देंगे। जैसे सोडियम अगर भरोगे ना तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर अभी बताने गए ना तो भटक जाएंगे। कल याद दिला देना, कल क्या बताना, अरे लिख लो, कल भूल नहीं जाओ। या किसी का अगर मेमोरी तेज है तो याद रखना कि हमको कल बताना क्या है। घरे जाके यूट्यूब पे देख लेना, देखो कल बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से हम लोग परमाणु संख्या कैसे निकालते ये भी बताना है। कल बताना क्या है याद रखिएगा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से हम लोग परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे। तीसरा नंबर में है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकाल लिए हैं तो उसको आप ऑर्बिटल में सजाइए या ऑर्बिट में सजाइए, इलेक्ट्रॉनों को कक्ष में सजाने के लिए। ये 3 चीज़, कल 3 चीज़ बताना, याद दिला देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से परमाणु संख्या, और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से जो है उसको कक्ष में कैसे सरियाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 गो। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 7 गो। हालांकि टोटल अगर इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कई गो है? और टोटल प्रोटॉन, सॉरी गलती बोलती है, नीचे इलेक्ट्रॉन ऊपर, हाँ तो 11 होगा। इधर कई गो प्रोटॉन है? 17 गो। इलेक्ट्रॉन कई गो है? किसी को लगेगा प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो कल हमको याद दिला देना, बता देंगे। प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन करने रहता है चारों तरफ, चक्कर लगे तरफ, हम कल सब समझा देंगे। तो यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। किसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है? सोडियम। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? अब देखो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम क्या करेगा, इसके पास 2 रास्ता है, या तो 7 गो ले ले, या तो 7 गो ले ले, या तो 1 गो दे दे। आसान कोची है इसके लिए, 7 गो लेना या 1 गो देना? 1 गो देना, क्योंकि लाना भी इसी को है और अगर देने के बारी है तो भी देना इसी को है। तो आसान कोची है इसके लिए, अरे सोडियम है तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है, ये देना। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7 उठा के फेंक दो, या तो 1 गो ले लो। तो ये क्या चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी को नहीं चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी से, हाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करल तैयार है, हाँ तो लूज करल तैयार है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है तो इलेक्ट्रॉन लेवल तैयार है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लाओ हमरा तो जरूरत है। वो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हम फेंक देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हमरे पास है वो बोझ जैसन है, 1 इलेक्ट्रॉन है वो बोझ जैसन है। 1 इलेक्ट्रॉन को जी करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ही बोझ जैसन है, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बोझ जैसन। 1 इलेक्ट्रॉन के हम करेंगे कौची, हमारे पास कई गो होना चाहिए, डायरेक्ट 8 गो। 1 इलेक्ट्रॉन बोझ जैसन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बोझ जैसन है, मतलब मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू में है, लेकिन ये कहता है कि हम तो परिपूर्ण हैं, 1 गो के कमी है। अगर 1 गो कोई मिल जाता ना हम तो पूरा परिपूर्ण हो जाते हैं। इसके पास सब चीज़ है, कहने का मतलब इसके पास दूध भी है, चीनी भी है, पानी भी है, चाय पत्ती भी है, सब चीज़ें हैं। और एक ही जो है ना सब चीज़ है, आग वाग सब है, लगाने के लिए लहराने के लिए सब है। आई बेचारा जो है ना इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास खाली है तो तली सुन चाय पत्ती है, तो ये चाय पत्तियाँ फाकेगा, अरे तो ये अपना दे दो इसको, यानी इसको ज़रूरत है,
अगर इसको दे दोगे, इसके पास है सब चीज़, लेकिन फिर भी अगर अपना चाय पत्ती इसको दे दोगे तो इसको तो फायदे होगा, ये चाय में डाल देगा, लेकिन तू फाक में रह चाय पत्तियाँ लेके तू करोगे कौची? एगो तो ऐसू बेकार है, एगो तो ऐसा हूँ कोई काम के नहीं होगा। अरे कहने का मतलब है जितना होना चाहिए उतना है ना। तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? एगो। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बोझ जैसन है। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि 2 गो चप्पल है, और किसी के पास अगर 2 चप्पल है तो ठीक है पहनेगा, 2 गो जूता है तो पहनेगा। अब 2 गो के बजाय 1 के जूता है तो 1 जूता पहनेगा, वो तो बोझ जैसन है, उठा के फेंक, एगो फेंक देगा। एगो बोझ जैसन है तो एगो इसके पास, यहाँ एगो की बात नहीं, 8 गो होना चाहिए, तो इसके पास बोझ जैसन है और इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है कि हमको एगो दे, ये कहता है ना क्लोरीन, क्लोरीन कहता है सोडियम से कि एगो दे दो। सोडियम कहता है तू मांग काल रहा है, हम तो ऐसा हूँ देवे लेते तैयारे थे, कोई आए जो हमको लेके, हाँ तो जाए, तो ये आ गया। ये जैसे आया, वो इंतजार कर रहा था, सोडियम बैठल था कि कोई तो आए जो हमको लेके जाए। क्लोरीन से आया घोड़ा पे, चल तू हमारा साथ, लेके चल दिया। हाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? अब जरा ध्यान से समझो, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, का है उसके पास बोझ जैसन था। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन हो गया ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन हो गया ट्रांसफर। उसके पास था, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? ट्रांसफर। अब जरा गौर से समझो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कै गो बचा? 8 गो है, 8 गो बचा। कै गो इलेक्ट्रॉन था? 11 गो था रे। एगो अगर दे दिया तो टोटल कै गो बचा? टोटल इलेक्ट्रॉन कै गो बचा? कुल मिलाकर 10 गो। कैसे बचा सर? अभी समझ में नहीं आ रहा, इंतजार कीजिए, कल इसका टाइम आएगा। इसके पास टोटल कै गो इलेक्ट्रॉन बचा? प्रोटॉन अभियो कै गो है? प्रोटॉन अभी भी, अरे प्रोटॉन कहाँ होता है? बीच में। प्रोटीन कहाँ होता है? तो नाभिक में जैसे प्रोटॉन था वैसे ही था। भागा है कौन? भागा है कौन? भागता हमेशा कौन है? इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी को हम 10 कमरा के भीतर एकदम बंद कैले हैं, एक कमरा, फिर कमरा, फिर कमरा, अरे कमरा के अंदर कमरा, तो अंदर वाला बेचारा भागता कौन है? जब बाहर गेटवा पे खड़ा था, वो भागेगा जल्दी। अब बीच में जब फसल हो तो फसल है। तो प्रोटॉन कै गो है इसमें? 11 गो। इलेक्ट्रॉन कै गो हो गया? अच्छा, पहले कै गो इलेक्ट्रॉन था, कै गो प्रोटॉन था? पहले 11 गो प्रोटॉन था, 11 गो। अब इसके पास कै गो प्रोटॉन बचा है? प्रोटॉन तो 11 गो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कै गो हो गया? एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव। अब प्रोटॉन माने इलेक्ट्रॉन माने, अब प्रोटॉन माने, अपने मानस बोल रहे, अरे हम नहीं बोलने वाले होते, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे, साइंटिस्ट है। तो कैसे बताए थे सर? 2 साल इंतजार करो, 12th में पढ़ाएंगे काहे बोले थे, जो इसका कारण है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव काहे बोले, प्रोटॉन को पॉजिटिव काहे बोले, तो 10वें में पूछेगा तो जवाब नहीं देंगे। 12th में बताएंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन काहे बोले थे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को काहे बोले कि वो पॉजिटिव चार्ज है। ये पूरा डिटेल में 12th में बतावल जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ सिंपल याद रखना, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव और प्रोटॉन माने पॉजिटिव। फिर से रिपीट करते हैं, सोडियम में शुरू में स्टार्टिंग में कै गो इलेक्ट्रॉन था? स्टार्टिंग में। और प्रोटॉन भी कै गो था? इसका मतलब है कि जितना प्लस था उतने, तो प्लस और माइनस दोनों सटपट के कहानी खत्म। जितना प्लस उतना, तो कोई चार्ज नहीं, ना तो प्लस ना ही। अच्छा, क्लोरीन में शुरू में सोचो, स्टार्टिंग में सोचो कि कै गो प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन कै गो था? क्लोरीन में स्टार्टिंग में कै गो प्रोटॉन था? 17 गो। इलेक्ट्रॉन भी कै गो था? तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में सटपट के कहानी खत्म। सोडियम में कै गो प्रोटॉन, कै गो इलेक्ट्रॉन? तो 11 गो प्रोटॉन और 11 गो इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन माने कौची, मतलब प्रोटॉन माने कौची? प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन माने कौची? माइनस चार्ज, दोनों सटपट के। तो शुरू में इसके पास, सोडियम के पास कौनो चार्ज नहीं था, मतलब नेट चार्ज नहीं था। नेट चार्ज, अब नेट माने परिणामी, वो नेट वाला वो नहीं, खखार उखार वाला नहीं। नेट चार्ज मतलब परिणामी चार्ज नहीं था, जितना प्लस था उतने ही। तो कुल मिलाकर कितना चार्ज हो गया स्टार्टिंग में? इसके पास भी स्टार्टिंग में क्या था?
जीरो। स्टार्टिंग क्या था? क्योंकि 17 गो इलेक्ट्रॉन और 17 गो। अब जरा दिमाग पे जोर डालो, इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया, किसमें इलेक्ट्रॉन घट गया? सोडियम में। सोडियम में इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में देखो कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया? 17 गो तो पहले से था, एक गो आने की वजह से प्रोटॉन कई गो है? प्रोटॉन तो 17 गो है, प्रोटॉन तो नहीं बढ़ा है। अब सोचो कि इसमें ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? सोडियम में ज्यादा कौन है? सोडियम में ज्यादा संख्या किसका है, इलेक्ट्रॉन के कि प्रोटॉन के? सोडियम में ज्यादा संख्या किसका है, इलेक्ट्रॉन के कि प्रोटॉन के? ज्यादा है, अरे प्रोटॉन के ज्यादा है। अब प्रोटॉन मने प्लस, प्रोटॉन मने, अरे सोडियम में ज्यादा कौन है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन मने प्लस कई गो है और माइनस कई गो है? तो 10 गो माइनस और 10 गो प्लस दोनों सटपट के कहानी खत्म। 10 गो माइनस आया, 10 गो प्लस आया, 10 गो, दोनों अपना निकल गया जन्ने भी, चलो बाहर घूमे ले। लेकिन अभी भी बचल है कौन? एगो प्रोटॉन बचल है, एगो प्रोटॉन। अब क्या करे, क्या करेगा? जिंदगी भर बंद रहो, कोई नहीं मिलेगा तोरा, क्योंकि एगो प्रोटॉन बचल है ना, एगो प्रोटॉन बचल है। अब एकरा कोई जोड़े नहीं मिल रहा है, हाँ तो कौन करेगा? मतलब अब एगो प्लस बचल है। तो अब बताओ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सोडियम पे कौन सा चार्ज आया? प्लस। सोडियम पे कौन सा चार्ज आया? सोडियम पे कौन सा चार्ज आया? सोडियम पे कौन से चार्ज आया? अरे सोडियम पे रट्टा मारो, सोडियम पे प्लस आया, सोडियम पे प्लस आया। सोडियम पे कौन सा चार्ज आया? प्लस। सोडियम पे प्लस, सोडियम पे प्लस। अब प्लस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? कैटायन। सोडियम पे आया प्लस, इसी को बोलते हैं कैटायन। और कैटायन को हिंदी में बोलते हैं धन आयन। कैटायन को हिंदी में बोलते हैं। अब सोचो कि कैटायन कैसे बना? कैटायन कैसे बना? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से या इलेक्ट्रॉन को, मतलब त्याग करने से या ग्रहण करने से? त्याग करने से। यानी कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो वो क्या बन जाता है? धनायन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तब उसको परमाणु नहीं बोलेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? अभी मत बोलिए बाबू के परमाणु बम बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, अगर कोई परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन ले जाओ, इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो इलेक्ट्रॉन ले जाओ तो हमको लगता है उसको कमी हो गया। कमी नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन ले जाओ, इलेक्ट्रॉन ले जाओ। इलेक्ट्रॉन एक तरह के बोझ की तरह है। इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना तो हम माइनस से छुटकारा पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिए तो माइनस से, अरे ऐसे समझो ना कि माथा पे बोझ रख ले हैं, इन्ने बोझ रख ले हैं, कंधा पे बोझ रख ले, इन्ने रख ले, हत्था पे टांग ले, हत्था पे टांग ले, पूरा देहिए में बोझ है। अब एक आगो बोझ किसी को दे दिए तो बोझ देने से हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा, तो इसको फायदा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ही किसी को दिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अब कैसे आएगा वो तो समझा दिए ना कि सोडियम में स्टार्टिंग में कई गो प्रोटॉन था? 11 गो। कई गो इलेक्ट्रॉन था? लेकिन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अब उसके पास कई गो इलेक्ट्रॉन बचा? 10 गो। प्रोटॉन कई गो बचा? तो यहाँ पे जीत गया कौन? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। अब कई वोट से जीता? 1 वोट से जीता। वोट फॉर प्रोटॉन, वोट फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को 1 वोट ज्यादा मिला। अब प्रोटॉन मैंने कौन सा चार्ज? प्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धनायन। अरे मैथ में सुनते हो धनात्मक, मैथ में धनात्मक। तो जब धनात्मक नहीं बोलना चाहिए, जब बोलना चाहिए धन आयन। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? आयन। ये क्या है? आयन है। सोडियम प्लस जो हुआ वो क्या है? आयन। सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? अब इसको बोलेंगे हम लोग आयन। कौन सा आयन बोलेंगे? अच्छा जरा इधर आते हैं। इसमें अब जरी बताओ कि क्लोरीन में कई गो इलेक्ट्रॉन है और कई गो प्रोटॉन है? 18 गो इलेक्ट्रॉन, 18 गो। अब प्रोटॉन कई गो? 17 गो। तो कौन जीता? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कई गो है। अब प्रोटॉन कई गो है, तो जीता कौन? इलेक्ट्रॉन। कई वोट से जीता? यानी कि इसके पास कौन से चार्ज ने नेगेटिव, कौन से चार्ज ज्यादा? नेगेटिव। अरे माइनस ज्यादा आ गया ना। तो क्लोरीन के पास कौन से चार्ज आ गया? क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आ गया? अब माइनस को हम लोग बोलते हैं ऋण, माइनस को बोलते हैं ऋण। ऋण आयन बन गया ना, ऋण आयन बन गया, ऋण आयन। तो ऋण आयन इंग्लिश में बोलते हैं अनायन, इंग्लिश में बोलते हैं अनायन या एनायन।
अब जरा फिर से बिना देख ले ऐसे ही बोल देते हैं, देखना उखना नहीं है, देखे पे ध्यान डाइवर्ट होता है, सुन के खाली। शुरू में स्टार्टिंग में सोडियम के पास कै गो प्रोटॉन था और कै गो इलेक्ट्रॉन था? सोडियम के पास स्टार्टिंग में जितना प्रोटॉन था उतने ही, लेकिन कै गो प्रोटॉन था? 11 गो प्रोटॉन था, 11 गो। और क्लोरीन के पास स्टार्टिंग में कै गो प्रोटॉन कै गो इलेक्ट्रॉन? 17 गो प्रोटॉन और 17 गो इलेक्ट्रॉन। और उससे भी ज़्यादा अगर डीपली समझते हो तो ऐसे समझो कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या चाहता है कि कोई तो आए जो हमको लेके जाए, और क्लोरीन तो फिराक में कि कोई तो आए जो हमारे पास आए। क्लोरीन चाहता है कि कोई तो आए, क्लोरीन की जरूरत है, और सोडियम का था हमको भी जरूरत है। सोडियम जाना चाहता है और क्लोरीन लाना चाहता है, आओ ठीक है। हालांकि अभी लगन के समय नहीं है, फिर भी दोनों अपन लगल है। सोडियम चाहता है कि हमको कोई लेके जाए, क्लोरीन चाहता है अरे हम तो इंतजार में है, हम तो ढेर देरी से, अब तो नौकरियों हो गया हमारा, अब तो चाहते हैं कि कोई आए। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब समझो कि अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम पे कौन से चार्ज आएगा? प्लस। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? गया कौन उसके पास? सोडियम। सोडियम ही देना चाह रहा था, सोडियम कह रहा था कि कोई तो आए जो हमको लेके, तो धन किसके पास आएगा? सोडियम के पास। अरे सोचो, जे जाति है उसके पास धन आता है, सच्चाई है। अरे अगर कोई गेल है किसी के यहाँ तो ओकरा पास तो धने आता है। अब लॉस बेचारा ओकरा होता है, फेयर लवली देना है, लिपस्टिक देना है, ई देना है, साड़ी उड़ी देना है, तो ओकर पैसा तो नुकसान होता है ना। नुकसान किसको हो गया? जिसके पास ही गया। अब सोडियम जिसके पास गया, मतलब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जिसको दिया उसका हो गया नुकसान, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। माइनस। और सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया? हालांकि इलेक्ट्रॉन कौन त्यागा है? बोलो, सोडियम त्यागा या क्लोरीन त्यागा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, मतलब सोडियम अपने घर को त्याग कर क्लोरीन के पास चला गया। तो क्लोरीन को लगा कि हमको फायदा हुआ, अरे वो घर को त्याग के तुम्हारे पास आई है, नुकसान तो तोर होगा। नुकसान किसको होता है? क्लोरीन को। क्लोरीन तो सोचता है कि हमारे घर में एगो सदस्य बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया, वो तुमको कंगाल करे ले आई है, उधर की हालत खराब। अब ई नुकसान होता है, इसका नुकसान हो गया, यानी क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आया और सोडियम के पास कौन सा चार्ज आया? अब दिमाग में ना फिट रखना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है ना उस पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है उसके ऊपर। अब समझे तो बताइए दिए कि अगर कोई मान लो किसी के यहाँ गई तो उसको फायदा होता है, पूरा धन संपत्ति ओकरे हाथ में आ जाता है, जिसके पास गई ओकरा तो नुकसान हो गई, तो वही इसका होती है, इसका हो गया नुकसान। खैर मजाक कर रहे थे, इसको सीरियसली कोई नहीं लेगा, अभी बाल बतरू तो नहीं है। इसके ऊपर कै गो प्रोटॉन हुआ? जय गो भी है। उसके ऊपर कै गो प्रोटॉन हुआ? जय गो है। यानी सोडियम पे जितना प्रोटॉन था उतना है, क्लोरीन पे जितना प्रोटॉन था उतना। अरे बढ़ा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे कि अगर किसी भी वस्तु पे चार्ज आता है, अभी नहीं फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि अगर किसी वस्तु पे चार्ज आता है, ध्यान रखना फिजिक्स में पढ़ाएंगे इसलिए जोर दे के बोल रहे हैं, अगर किसी वस्तु पे चार्ज आता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। अरे इतना देरी समझाए हैं, तोरा क्या लग रहा था खाली कहानी कह रहे हैं? गजब है, कहानी में तो नहीं मगन हो जाता। अच्छा बात है, मगन हो जाओ, वो भी ठीक है, लेकिन समझो कि अगर ई प्लस चार्ज हो गया और ई माइनस चार्ज हो गया तो क्या इसके लिए जिम्मेवार प्रोटॉन था? प्रोटॉन तो जहाँ है ओजे पे। अरे जिम्मेवार कौन था? इलेक्ट्रॉन। जो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया उसके ऊपर आ गया प्लस, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चल गया उसके पास आ गया माइनस। कैसे आ गया? इतना देरी से भोग रहे हैं हम, समझ में आया कि कैसे आया? शुरुआत में तो जितना प्रोटॉन था उतने ही इलेक्ट्रॉन था दोनों के पास, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो उसके पास कौन ज़्यादा हो गया भाई? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन माने प्लस, एगो ज़्यादा हो गया बोलेंगे एगो प्लस, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसके पास कौन से चार्ज आ गया? और माइनस माने नेगेटिव। अब माइनस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ऋण आयन। और उसको क्या बोलते हैं? धन आयन। तो इनडायरेक्टली हम बता दिए कि आयन कई तरह के होता है, 2 तरह के। आयन कई तरह के होता है? 2 तरह के। एगो कौन कौन आयन? धन आयन और एगो
ऋण आयन, एगो धन आयन और, लेकिन अभी तक ये तो बतेबे नहीं कि आयन किसको बोलते हैं, आयन तो बतेबे नहीं किए, आयन किसे कहते हैं। हम धन आयन ऋण आयन तो बता दिए, अरे अभी तो बोले कि आयन किसे कहते हैं, जब किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का, या और ज़्यादा अच्छा बोलना है तो ऐसे बोलो ना कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर लग रहा है, बराबर है, देखो तो घट-बढ़ हो गया ना, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तेजा पे, अरे कौन ज़्यादा हो गया छोड़ो ना, कौन ज़्यादा हो गया इसकी मतलब है बराबर नहीं ना है। और अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयन। आयन किसे कहते हैं, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे आयन। देखो इतना देरी तक समझा रहे थे, अब जरा डेफिनेशन बोले पे भी 2-3 बार जोड़ दो, अरे मुंह तो खोलो तभी तो कुछ बोलो, किसे कहते हैं आयन, तभी नहीं बोल पाएगा आयन किसे कहते हैं। समझ, देखो वो अलग बात है कि उधर से एगो आई, इसके पास गई, इसका फायदा हुआ, इसका नुकसान हुआ, जिसके पास गया उसका नुकसान, जिससे गया उसको, वो सब समझने के लिए था। बोलेंगे कैसे, यही सब चीज़ बोलेंगे हम लोग क्या, आयन किसे कहते हैं। तो कोई भी परमाणु के ही बात नहीं कहा जाता है कि हमेशा परमाणु ही होगा, परमाणु के साथ साथ ध्यान रखना परमाणु भी हो सकता है और साथ ही साथ यौगिक भी हो सकता है। खाली परमाणु एक बात नहीं करते, कभी कभी हम यौगिक में भी पढ़ाएंगे कि परमाणु हो या तो यौगिक हो। ध्यान रहे कुछ भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब वो क्या है, आयन है। तो शुरुआती लेवल में तो हम यही लिखेंगे, 2-3 बार बोलते हैं कि अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, अगर किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे यौगिक कहते हैं। उसे गलती हो गया, माफ करना, यौगिक नहीं कहते हैं, आयन कहते हैं। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, नहीं होती है, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे आयन कहते हैं। और नॉर्मली यही होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस में बराबर नहीं होगा, परमाणु में। किस में, यौगिक जैसा कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन आईएससी लेवल में पढ़ोगे कि यौगिकों में होता है। आप अगर तोड़ के देखोगे तो परमाणु में मिलेगा कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो उसे यौगिक कहते हैं, अच्छा आयन कहते हैं, बार बार गलती बोल देते हैं। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो उसे आयन कहते हैं। किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो उसे आयन कहते हैं, उसे आयन कहते हैं। आयन कई तरह के होता है, 2 तरह के, कौन कौन, एगो धन आयन एगो ऋण आयन। तो लिखो आयन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, आयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धन आयन और दूसरा हो गया ऋण आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन आयन है, एगो धन आयन और एगो ऋण आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, आयन 2 प्रकार के होते हैं, आयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आयन और दूसरा ऋण आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन 2 प्रकार के। इंग्लिश में भी कोई लिखना चाहे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। फर्स्ट में है कैटायन और दूसरे में है एनायन। अब कैटायन बता दोगे, धन आयन किसे कहते हैं, धन आयन, हाँ देखो वो सब समझने के लिए है कि उधर से आया और लगन चल रहा था अपना जे भी, लेकिन रियली में वो सब मजाक है। अब बोलिएगा रियली में तो यहाँ संभल के बोलोगे। जरा सोचो धन आयन में कि ज़्यादा कौन होता है, धन आयन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है कि प्रोटॉन ज़्यादा होता है। धन आयन माने धन, आयन, धन माने पॉजिटिव, तो धन माने कौन ज़्यादा हो, धन है तो नहीं रे कुछ बोलता उलता नहीं, धन माने धनायन। कौन धन है, प्रोटॉन है। तो जिस परमाणु में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब कौन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन, तो धनायन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होता है या ज़्यादा होती है। देखो हिंदी हमको उतना नहीं आती है तो हमसे अगर गलती होती है तो मैं माफ़ी मांगती है, अगर आपको गलत लगे तो हमको माफ़ कर देगी। खैर
नहीं मतलब सच्ची बात है कि कहाँ होता है होती थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मेनली हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और यहाँ पे हिंदी में बोलना पड़ रहा है हमको, थोड़ा सा गलती होगा तो माफ़ कर देना। वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, या डायरेक्ट बोलो कि वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होता है या ज़्यादा होती है, जो भी आप समझो। वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होता है या ज़्यादा होती है उसे धन आयन कहते हैं, या उस आयन को धन आयन कहते हैं। धन आयन किसे कहते हैं, एक दो बार आप रिपीट कर दीजिए जरी। धन आयन किसे कहते हैं? वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा। कौन ज़्यादा होता है? प्रोटॉन। धन आयन में कौन ज़्यादा होता है? प्रोटॉन। और कम कौन होता है? धन आयन किसे कहते हैं? वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। धन आयन किसे कहते हैं? वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम कौन हो? प्रोटॉन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन धन आयन बोल दीजिएगा। धन आयन किसे कहते हैं? वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, या डायरेक्ट बोलिए कि वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से, उसे धन आयन कहते हैं। तो ऋण आयन अपने से लिख लीजिएगा। ऋण आयन किससे कहते हैं? अपने से लिख लोगे। वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होता है उसे ऋण आयन कहते हैं। लिख लो, वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होता है उसे ऋण आयन कहते हैं। वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या नहीं प्रोटॉन की संख्या बोल सकते, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। अब इतना देरी भूख रहे हैं, एक लाइन में याद रखना, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो धन आयन, प्रोटॉन ज़्यादा हुआ तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो धन आयन, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ऋण आयन में कौन ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन। ऋण आयन में कौन ज़्यादा होता है? दूरते बंद करो ना, खाली लिखते रहते हैं। ऋण आयन में कौन ज़्यादा होता है? गजब है, सिर्फ लिखते रहता है। यूट्यूब पे तो ऐसू पढ़ल है, चालू करके यूट्यूब पे जाके लिख लेना। अभी फिलहाल समझे पे ध्यान दो कि ज़्यादा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? किसमें? ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। धन आयन में कौन ज़्यादा होता है? धन आयन में प्रोटॉन। धन आयन में कौन ज़्यादा होता है? और ऋण आयन में कौन ज़्यादा होता है? ऋण आयन किसे कहते हैं? तो वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या कम। धन आयन किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। अभी सब कहानी तो हम समझ लिए, ये जा पूरा समझ में आ गया। अब जरी देखो, अब जरी ये जा देखो, यहाँ जरी देखो, यहाँ जरी समझना। ये सब मिटा देते हैं क्योंकि मिटा रहे हैं, कह रहे हैं समझो समझो। अरे लिखेंगे, मिटाते हैं तो लिखेंगे। सोडियम पे कौन से चार्ज आ गया? अब क्लोरीन पे कौन से चार्ज आ गया? अब अभी समझाए थे ना कि सोडियम जो है, सोडियम कहता है कोई तो आए जो लेके, अब क्लोरीन आया लेके चल गया। अब बेचारा नुकसान हो गया किसको? क्लोरीन के, क्योंकि लेके चल गया किसको? ये लोल आदमी के पते नहीं चला कि हम जिसको ला रहे हैं ना वो तो हमारा कंगाल करे वाला है, ठीक है, वो तो हालत खराब करे वाला। लेके आ तो गया, अब सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस लेके आ तो गया, और इसका नुकसान भी हो गया, इसको लॉस हो गया और इसको हो गया फायदा, ठीक है। अब क्लोरीन कहता है तू जाओ अपन घर। कहाँ जाएगा? हम घर द्वार छोड़ के तोरा ले आए हैं तेरा पास। आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आप छोड़बे नहीं करेंगे। ये दम कहता है हट 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 खबराता से लाए थे एक दिन के लिए, अब घर जाओ, हो गया सब चीज़, शादी ब्याह हो गया, अब घर जाइए। अरे कैसे जाए? अब मरेंगे तो तोरे साथ, जिएंगे तो अब छोड़बे नहीं करता। काहे छोड़ता है? अरे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे दिया, अपना सर्वस्व छोड़ के तुम्हारे पास आया है, घर द्वार। अब जे है जे तू ही है, अब तू ही हो, ईश्वर हो, परमेश्वर हो, ठीक है, सब वही हो। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला गया, तो दिक्कत तो हो गया। अब समझो, चलो आओ इधर देखो। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्लोरीन के पास। और क्लोरीन जो है वो देना नहीं चाह रहा है,
जे क्लोरीन इससे लिया था, जे भी अपना सोफा सेट अपाचे उपाचे तिलक में जे भी लिया था, पैसा उसा तिलक उलक अभी दिया क्लोरीन खर्चा कर, अभी कहाँ से लौटा है? चलो कोई बात नहीं, हटाओ। अब दोनों आपस में बंध जाओ, अब दोनों आपस में बंध जाओ। और कैसे बंध गया भाई? इस बंधन को हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। इस बंधन को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। क्यों? क्योंकि पहले ये भी आयन में कन्वर्ट हुआ और क्लोरीन भी आयन में। ये जो बंधन बना, ये कौन से बंधन है? अब फिलहाल ई जन्म में तो दोनों बिछड़े वाला नहीं है, ये आयनिक बंधन है। हाँ, और ऐसन का जो नया यौगिक बन बोले न कि 2 या 2 से अधिक तरह के जब परमाणु मिलता है, तो ये भी परमाणु था। ये भी जब दोनों परमाणु आपस में मिला न और 2 तरह के परमाणु था, तो ये बन गया कौन सी भाई? यौगिक। और किसके मदद से बना? अरे यौगिक तो बाद में बना न, पहले तो जाने अनजाने दोनों कन्वर्ट हो गया था किसमें? इसको भी समझ में नहीं आया कि हम तो आयन में कन्वर्ट हो रहे, मतलब इसको ही नहीं समझ में आया कि इसको भी नहीं ये सोच रहा है कि अब लड़का, अरे लड़का नहीं तू दुल्हा बनने जा रहा है, तू लड़की नहीं तू दुल्हन बनने जा रही हो। एकरो पता नहीं चला, इसको लगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अरे अब तो शादी ब्याह हो गया, इसका भी शादी ब्याह हो गया, मतलब अब दोनों बंधन में बंध गए। कौन से बंधन में बंध गए? आयनिक। हाँ, तो जो यौगिक बना वो कौन सा यौगिक है? अब दोनों नहीं बिछड़ेगा, अब जहाँ जाएगा दोनों के पहचान होगा। अब एक साथ बोलेंगे मिस्टर एंड मिसेस, मतलब एन ए, अब ना तो एन ए अलग होगा ना NaCl। एन ए अगर चाहे भी तो उन्हें नहीं जा सकता, एन ए चाह के भी उन्हें नहीं जा सकता। ए रह Cl तक NaCl भले उन्हें फटल, लेकिन NaCl। सोडियम को किसके साथ में रहना है? क्लोरीन के साथ। क्यों रहना है? सोचो, क्योंकि पहले ही दोनों किस में कन्वर्ट हुआ था? आयन में। आयन में काहे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए अब मेरे पास बोझ जैसन है, कोई आए देखो सब समझने के लिए, कोई इसको अदरवाइज नहीं लेगा। कैसे काहे बोलते हैं? सिर्फ समझाने के लिए। कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि समझाने के लिए कभी कभी बोले पड़ता है, तो ऐसे काहे बोलती है? अरे तेरी के मास्टर भाई से बोलते रे हैं, मास्टर रे बड़ी खचरा जो देखो समझाने के लिए सिर्फ बोलते हैं, जब मैं समझ में आपके दिमाग में आ जाए, समझाने के लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा। हम यहाँ काहे ले आए हैं? पढ़ावे ले। हमको साम दाम दंड भेद समझा के, थोड़ा बहुत टॉफी उफी दे के, साम मने समझाना और दाम मने जरी मनी कुछ प्राइज वाइज दे के, और दाम में नहीं समझ, साम दाम दंड डेंगे वो करते हैं। हम जब पढ़ता हुआ जानता है कितना डेंगाते, मार दम चूड़ देंगे हम इधर के। साम दाम दंड भेद ओकरो से नहीं समझता है ना, तो हम कई बार अपने बैच में भेद डाल देते हैं। कई बार कितना को भगाना रहता है ना, बाहरी बुतरू आ गए इसको आज भगाना है, अपने में हम फूट डाल देते हैं। वो फलना बहुत तेज हो, देखो तो कितना सुनाता है, तू सुनाता है। अब जो सुनाता है वो फूल के दम धर के पकौड़ी हो गया आई, और ठीक है अपने में दोनों हो गया फूट। फिर एक लगे लगता है कि हम सही में नहीं सुनाते, भाग जा। हम भगाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं पढ़े वाला अगर आ गया ना तो सबको सड़ा देगा, इसलिए उसको भगाना जरूरी है। तो हम साम दाम दंड भेद सभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाने के लिए सब बोलते हैं, कोई अदरवाइज नहीं लेगा कि काय बोलते हैं। सोडियम क्लोरीन, ध्यान रहे ये दोनों जो बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक। और दोनों के बीच में जो बंधन बन गया उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन। समझ में आया? अब बोलो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? अब तो नहीं बोलो कि अब रटेल बोल रहे हैं, वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बनता है। और आयनिक यौगिक में हम लोग साफ साफ देखें कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और इसके बीच में जो बंधन है उसको कौन सा बंधन बोलते हैं? आयनिक बंधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक एगो बॉन्ड हो गया, वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, और अगर तोड़ते हो तो कोर्ट में जाइए, डाइवोर्स पेपर लेके आइए, ठीक है। तब डाइवोर्स पेपर मतलब हीट करना पड़ता है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, NaCl को तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। तो याद रहेगा, अब कोई नहीं कहेगा कि हम रटेल बोल रहे थे। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बनता है। और आयनिक यौगिक में जो बंध रहता है उस बंध को हम लोग क्या कहते हैं? तो आयनिक बंधन भी आप बता दीजिएगा, अगर पूछ देगा आयनिक बंधन किसे कहते हैं?
तो 2-3 बार रिपीट करते थे। आयनिक बंधन किसे कहते हैं? आयनिक बंधन किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि आयन के बीच में जो बंध रहता है उसे आयन के बीच में जो बंध रहता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। एक तरह का बाउंड हो गया। अब NaCl टूटेगा नहीं। अब NaCl तुम चाहोगे कि फिर से तोड़ दें, असंभव। अब जब तक जिंदगी है तब तक दोनों एक साथ है, अभी टूटने वाला नहीं है। तो आज पूरा क्लियर हो गया कौन चीज? आयनिक बंधन। अब क्या क्या सीखे आज आते के साथ? सबसे पहले तो हम बताएं कि यौगिक कई तरह के। यौगिक कितने तरह के? ज़्यादा ज़्यादा एक बार रिपीट कर लो। यौगिक कई तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से यौगिक हो गया? आयनिक यौगिक, सह संयोजक यौगिक और उप सह संयोजक यौगिक। अब बाकी दोनों के बारे में कल बात करेंगे। आज सिर्फ बताएं कि आयनिक यौगिक क्या होता है। वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिक में जो बंध रहता है ना, उस बंध को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंध। आखिर आयनिक यौगिक में आयन कहाँ से आया? तो आयनिक यौगिक में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। काहे हुआ भाई? तो आयनिक यौगिक में एक एटम ऐसा रहता है जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को और दूसरा एटम ऐसा रहता है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, इधर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार, तो दोनों आपस में मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन लो, दोनों लेके एक बॉन्ड बना दिया। अब सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। माने कौन सा आयन? धन आयन। और जो इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। माने कौन सा चार्ज? ऋणात्मक। देखो बाकी मजाक अपने जगह पे, बाकी पढ़े पे भी ध्यान दो। जैसे होता कि है ना कि बोतरवन के मजाक में खूब मन लगता है, लेकिन खाली मजाक में मन लगता है। आजकल के समय की है ना कि टीचर क्या चाहते हैं? बुजुर्ग को मन लगे, उछल के पढ़ा रहा है, खूब कूद के पढ़ा रहा है, खूब कूद के पढ़ा रहा है। और बुजुर्ग को चीज है खाली होकर कूदनैया देख रहा है। सच्चाई यही है कि बाकी अगर 2 मिनट के बाद उससे पूछें कि क्या तू पढ़ा, तो ऐसे पढ़े। ये कौन पढ़ा है? मतलब खाली याद रह गया, लेकिन जो पढ़ा है उन्हें सच में। हम जो कभी यूट्यूब देखते हैं ना, तो इतना ज़्यादा हंसी मजाक हो जाता है कि सिर्फ बुतरू को हंसी मजाक याद रह जाता है, बाकी पढ़ाए बोल जाता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में दोस्ती नाता भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो नहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ होता है कि एक तो नहीं दोस्ती निभा लेता है, बाकी पढ़ाए चौपट। देखो वो अपने जगह पे थोड़ा सा याद भी रहे कि आज आप पढ़े क्या क्या। तो अपने से बताइए क्या क्या पढ़े। पहला नंबर में यौगिक के कितने प्रकार? यौगिक कई तरह के हैं। कौन कौन? सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जो आयन से मिलकर बनता है। वैसा यौगिक जो आयन से मिलकर बनता है, आयन किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे आयन कहते हैं। अच्छा, आयन कई तरह के होता है? 2 तरह के। कौन कौन आयन होता है? धन आयन और ऋण आयन। धन आयन किसे कहते हैं? वैसा आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, उसे धन आयन कहते हैं। ऋण आयन किसे कहते हैं? वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम, उसे ऋण आयन कहते हैं। आयनिक यौगिक में जो बंध बनता है उस बंध को हम लोग क्या कहते हैं? तो आज पूरा के पूरा आयनिक बंध के बारे में हो गया। कल तुम्हारा क्लास चलेगा, वो हो जाएगा सहसंयोजक बंध। लेकिन उससे पहले कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिखा दें, उसके बाद फिर आगे बता देंगे। तो आज यहीं तक। यूट्यूब वाले को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं तुम लोग के लिए। जाते जाते धन्यवाद।